हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सरोवर पर। जैसे कि आज हम पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र और इसकी एक क्लास हम पहले कर चुके हैं। हमने स्टार्ट करा था आहार नाल, यानी आहार नाल क्या होता है, आहार नाल के पार्ट क्या होते हैं, यानी कि हमने कुछ पोर्शन आहार नाल का पढ़ लिया था, जिसमें हमारा फर्स्ट पार्ट था माउथ, यानी कि माउथ वाला पोर्शन हम पहले पढ़ चुके हैं। आपने नहीं देखा तो आप वीडियो जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो माउथ में हमने क्या पढ़ा था, हमने टीथ के बारे में पढ़ा कि टीथ कितने प्रकार के होते हैं। फिर हमने सलाइवा ग्लैंड के बारे में पढ़ा कि लाल ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती हैं। और हमने पढ़ा था टंग्स के बारे में, यानी कि हमने जीभ के फंक्शंस पढ़े थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आहार नाल का सेकेंड पार्ट, फेरिंग्स। आहार नाल के बारे में एक बात और बता दूं कि आहार नाल मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है कि आहार नाल की जो लंबाई होती है वो लगभग 33 फीट होती है और ये मुख से लेकर एनस तक फैली होती है। इसमें कई सारे अंग आते हैं। जैसे पहला माउथ था, अब नंबर 2 पे आता है फेरिंग्स। नंबर 2 पे आता है हमारा फेरिंग्स। फेरिंग्स यानी ग्रसनी। ग्रसनी आहार नाल का वो छोटा सा पार्ट है। ये लगभग 12.5 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है, पेशीय नली है। पेशीय नली यानी मसल्स कैनाल है। यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा नोज़ वाला पोर्शन है, ये हमारा माउथ वाला पोर्शन है। ये दोनों जो मार्ग हैं, नासाद्वार और मुख, ये क्या होते हैं, फेरिंग्स में जाकर के एक कॉमन पथ बनाते हैं। यानी कि इनका यहाँ पर फेरिंग्स क्या है, दोनों का एक कॉमन पथ है। अब फेरिंग्स के कुछ भाग होते हैं, उनको देखते हैं। फेरिंग्स का पहला भाग, ठीक है, फेरिंग्स के भाग, तो इसमें पहला आता है नेसोफेरिंग्स। नेसोफेरिंग्स क्या है, देखिए नेसोफेरिंग्स ये जो तालु होता है हमारे मुख का, जो कोमल भाग होता है मुख का तालु, ठीक है, तो उसके पीछे होता है क्या, नेसोफेरिंग्स। और यहाँ पर क्या है, जो नासाद्वार है वो आकर के खुलता है। नंबर 2 आता है इसमें ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स यानी मुख ग्रसनी। ओरोफेरिंग्स क्या होता है, जो हमारा माउथ होता है वो ओरोफेरिंग्स में जाकर के खुलता है। और ये इसका एक कार्य है, ये क्या, भोजन के संवहन में क्या करता है, सहायता करता है। भोजन का संवहन करता है, भोजन का संवहन। नंबर 3 आता है, लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स इसको हम कहते हैं कंठ ग्रसनी। कंठ ग्रसनी जो हमारा लैरिंग्स होता है, जो कंठ होता है उसके पीछे स्थित होता है लैरिंगोफेरिंग्स। इसको जो मनुष्य में इसको लैरिंग्स बोलते हैं, पक्षियों में इसको सैरिंग्स बोल दिया जाता है, ठीक है। लैरिंग्स है, ये आगे चलकर 2 पार्टों में या 2 मार्गों में क्या होता है, खुलता है। इसके ये आगे चल के 2 मार्ग यानी 2 रास्तों में क्या होता है, खुलता है। इसमें से एक होता है हमारा भोजन नली द्वार, भोजन नली द्वार, इसको कहते हैं गलट। ये क्या होता है, भोजन नली द्वार, हम ये ईसोफेगस में जाकर के खुलता है। और नंबर 2 पे आता है श्वसन नली द्वार। श्वसन नली द्वार ये जो श्वसन नली ट्रेकिया होती है, ट्रेकिया, इसमें जाकर के खुलता है। यानी कि जो लैरिंगोफेरिंग्स है, ये हमारे 2 भागों में आगे जाकर बढ़ जाता है। पहला आता है गलट यानी भोजन नली द्वार, ये हमारा ईसोफेगस में जाकर खुलता है। और
जो श्वसन नली द्वार है वो हमारा ट्रेकिया में जाकर के खुलता है। तो जो हमारा ट्रेकिया है या श्वसन नली है ये हमारा श्वसन तंत्र का पार्ट है। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा है ईसोफेगस या ग्रास नली। ईसोफेगस आहार नाल का आहार नाल का पार्ट 3 होगा ये ईसोफेगस। ईसोफेगस इसको कहते हैं हम ग्रास नली। ग्रास नली यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ईसोफेगस, ये क्या है ग्रास नली। देखो ईसोफेगस जो होती है 25 सेंटीमीटर लंबी संरचना है। 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। कितनी लंबाई होती है? 25 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। ये क्या होती है? फेरिंक्स से और स्टमक तक फैली होती है। जो ईसोफेगस होती है हमारी गर्दन, फिर हमारे वक्ष और फिर डायफ्राम से गुजरती हुई अमाशय तक पहुंचती है। और एक बात और ध्यान रखना यहाँ पे, ईसोफेगस के साथ साथ जो हमारी ट्रेकिया होती है ये दोनों साथ साथ ही पहुंचती हैं डायफ्राम के नीचे। डायफ्राम के नीचे जो ट्रेकिया होती है वो हमारे लंग्स के अंदर, और जो ईसोफेगस है वो हमारे स्टमक के अंदर पहुंचती हैं। तो देखिएगा कितनी लंबाई इसकी 25 सेंटीमीटर लंबाई है। ये आहार नाल का भाग है लेकिन इसमें पाचन नहीं होता, इसमें पाचन क्रिया नहीं होती। पाचन क्रिया नहीं होती। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि पाचन मुख से शुरू हो जाता है। मुख में क्या कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है, कुछ रूप में कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में हो जाता है जो लार में एंजाइम पाए जाते हैं उसके द्वारा। अब जब ईसोफेगस में भोजन आता है तो यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होते हैं, जो इसकी दीवारें होती हैं इसमें ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, म्यूकस ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। म्यूकस ग्रंथियाँ पाई जाती हैं इसमें, म्यूकस ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। और म्यूकस ग्रंथियों का क्या कर रही है, ये एक तरल पदार्थ स्रावित करती हैं जिससे भोजन को निकलने में आसानी होती है। तो देखिएगा इसमें एक प्रकार की गति होती है जिसे कहते हैं किरमाणुकुंचन गति। किरमाणुकुंचन गति, किरमाणुकुंचन गति या पेरिस्टेलिटिक गति। मूवमेंट, पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट, ठीक है। अब ये गति किस प्रकार की होती है देखिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। ये क्या है, ईसोफेगस। ईसोफेगस में एक गति जो किरणकुंज गति है, ठीक है। ये क्या ईसोफेगस है, ईसोफेगस के अंदर क्या है, फूड। यहाँ पर जो फूड होता है बोलस, इसको बोलते हैं बोलस। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रास नली में जो भोजन जाता है वो किस अवस्था में होता है, उसको कहते हैं हम बोलस। अब देखिएगा इसमें इस प्रकार से गति होती है, ये बोलस। इसमें आगे किस तो इस प्रकार से क्या होता है, इसमें मूवमेंट होती रहती है और भोजन अमाशय तक पहुंच जाता है। तो समझ में आया होगा। तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, अमाशय या स्टमक, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट स्टमक। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये क्या है, स्टमक है। एक थैलीनुमा संरचना है, यहाँ पे लिख देते हैं स्टमक, आमाशय। देखिए आमाशय यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एक ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है।
एक बैग यानी थैले के समान होती है, तो उसको कहते हैं एक थैली नुमा संरचना है। ये एक थैली नुमा संरचना है। थैली नुमा संरचना। और स्टमक के अंदर हमारा जो सबसे अधिक समय तक भोजन रुकता है वो स्टमक के अंदर ही रुकता है, लगभग 4 घंटे। तो स्टमक में हमारा 4 घंटे तक भोजन संग्रहित रहता है। लगभग 4 घंटे तक भोजन स्टमक में हमारा इकट्ठा रहता है। और ये सबसे अधिक टाइम पीरियड है भोजन का कहीं भी, जो पूरी आहार नाले वहाँ पर टिकने के लिए या रुकने के लिए। स्टमक के 3 भाग होते हैं। 3 भाग देखिए, 3 भाग कौन कौन से होते हैं? स्टमक है, स्टमक यहाँ पे देखिए, जो सबसे पहला भाग है, इस भाग को कहते हैं हम कॉर्डिक या कार्डियक भाग। कार्डियक भाग या कार्डियक पार्ट बोलेंगे इसको, ठीक है। कार्डियक पार्ट से क्या होता है, जो कार्डियक यहाँ पे इधर लिखते हैं कार्डियक, कार्डियक, इस भाग से क्या होता है, एक अम्ल स्रावित होता है जिसको कहते हैं हम HCl। HCl का स्रावन होता है इससे, HCl का स्रावन, यानी HCl रिलीज होता है। और HCl कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है ये? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसकी अम्लता यानी इसका pH जो होता है वो लगभग 0.9 से 1.5 तक होता है। काफ़ी एसिडिक होता है। ये भोजन को क्या बना देता है? अम्लीय बना देता है, ठीक है। जब भोजन हमारा ईसोफेगस से स्टमक तक पहुंचता है तो कैसा बन जाता है? ये अम्लीय बन जाता है। HCl क्या करता है? भोजन को अम्लीय बनाता है और भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। तो ये किसका भाग था? कार्डियक। नंबर 2 पे, जो 3 भाग में से नंबर 1 तो कार्डियक हो गया। नंबर 2 पे आता है आपका, तो नंबर 2 पे आता है ये जो स्टमक की जो पूरी बॉडी है, ये क्या कहते हैं? फंडिक पार्ट, ठीक है। साफ कर। दूसरा भाग क्या है? फंडिक। फंडिक में क्या होता है देखिएगा, इसमें वलयनुमा संरचना पाई जाती है। वलयनुमा संरचना पाई जाती है जिन्हें रोगी कहते हैं, जिन्हें हम रोगी कहते हैं। ये क्या होते हैं? कांटेनुमा संरचना होती हैं। बीच वाले पार्ट में यहाँ पर पहले पाई जाएंगी ये, ठीक है। इस तरीके से क्या होती हैं? बहुत सारी संरचना पाई जाती हैं, कांटेनुमा संरचना होती हैं। ये क्या करते हैं? भोजन को पकड़ कर रखती हैं, यानी भोजन को फिसलने से रोकती हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब ज़्यादा भूख लगती है तो चुभन सी महसूस होती है। तो असल में क्या होता है, जो ये कांटेनुमा संरचना होती हैं ये खड़ी हो जाती हैं और हमको चुभन सी महसूस होती है। और हम कभी कभी ये भी कह देते हैं कि पेट में हमारे चूहे कूद रहे हैं, तो वो यही था, ठीक है। आज पेट में चूहों का पता लग गया आपको क्या होते हैं, वो रोगी होती हैं। ओके। नंबर 3 पे आता है पैलियोरिक भाग। पैलियोरिक पार्ट। पैलियोरिक पार्ट, पैलियोरिक में क्या होता है? पैलियोरिक पार्ट में एंजाइम, कुछ एंजाइमों का स्रावण होता है। क्या होता है? कुछ एंजाइम जैसे रेजिन और पेप्सिन। इस भाग से क्या होता है? रेजिन और पेप्सिन नामक एंजाइम निकलते हैं जो प्रोटीन के पाचन में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। ये क्या करते हैं? प्रोटीन के पाचन में सहायता, प्रोटीन के पाचन में सहायक है, ठीक है। तो ये हमारा स्टमक था। और स्टमक की जो दीवारें होती हैं वो काफ़ी मोटी और पेशियाँ होती हैं,
अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्टमक से जुड़ा होता है। पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत, ठीक है। तो छोटी आंत देखिए, छोटी आंत की लंबाई, पहला पॉइंट क्या है, छोटी आंत की लंबाई जो होती है वो लगभग 6.5 मीटर होती है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, सबसे लंबा भाग आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, सबसे लंबा भाग। स्टमक से लेकर यहाँ तक जितना भी आपको अंदर रेड रेड दिख रहा है सारा, ये क्या है, सब स्मॉल इंटेस्टाइन है। कितना, लगभग 6.5 मीटर। मुख्य रूप से जो भोजन का पाचन होता है वो छोटी आंत में ही होता है। लगभग भोजन के सभी जो तत्व होते हैं उनका पाचन और अवशोषण वो छोटी आंत के द्वारा ही किया जाता है। अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड बोला अवशोषण। अवशोषण क्या होता है, जो भोजन पचा हुआ है, जो भोजन पचाया गया है तो उसको अब्जॉर्ब करना, यानी कि उसको बॉडी तक पहुँचाना या बॉडी के सेल्स तक पहुँचाना, वो कहलाता है अवशोषण। तो देखिएगा छोटी आंत के, देखिए मुख्य रूप से भोजन का पचन हो गया। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं इसके, 3 भाग। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 डेडुनम, डेडुनम ये छोटी आंत का सबसे छोटा पार्ट होता है। यहाँ पे देखिएगा ये स्टमक है, स्टमक से जुड़ा हुआ भाग जितना भी ये वाला भाग है ये कहलाता है आपका, ये कहलाता है डेडुनम, यानी कि इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर की होती है। इसको कहते हैं गृहिणी। क्या कहते हैं, गृहिणी। गृहिणी बोला जाता है इसको। तो स्टमक से जो भोजन पहुंचता है वो छोटी आंत के किस भाग में पहुंचता है, वो गृहिणी या ड्यूडेनम में पहुंचता है। नंबर 2 जेजुनम। मध्यांत्र बोल देते हैं इसको, मध्यांत्र। इसकी लंबाई लगभग 2.5 मीटर होती है। यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है, यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है। केवल भोजन के लिए ये एक विस्तार का काम करती है ताकि भोजन फैल जाए आंत के अंदर। नंबर 3 आता है इलियम। इलियम ये छोटी आंत का सबसे लंबा पार्ट है। ध्यान से, क्या है, छोटी आंत का या स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लंबा पार्ट है। इसकी लंबाई होती है 3.5 मीटर। का पाचन और अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ, छोटी आंत में होता है। तो छोटी आंत के भी किस भाग में होता है, वो इलियम में होता है। भोजन का पाचन तथा अवशोषण होता है, अवशोषण होता है वहाँ पर इलियम के अंदर होता है। इलियम के अंदर क्या होता है देखिएगा, ये छोटी आंत का पार्ट होता है। इसकी जो सतह होती है उस पर उंगली जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, प्रबंध पाए जाते हैं इस तरीके से, जो भोजन के अवशोषण में मदद करते हैं, भोजन के अवशोषण क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। इन्हें रसांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं, रसांकुर। रसांकुर कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा भोजन का अवशोषण किया जाता है। जो हमारी इंटेस्टाइन है वो क्या करती है, ग्लैंड का कार्य भी करती है, यानी कि जो उसकी दीवारें हैं वहाँ से
कुछ एंजाइम भी रिलीज होते हैं, जैसे सुक्रेज, माल्टेज, गैलेक्टेज। यहाँ पे क्या होता है देखिएगा, जो सुक्रेज है वो सुक्रोज के पाचन करता है, माल्टेज माल्टोज का पाचन करता है और गैलेक्टेज ग्लूकोज का पाचन करने में सहायता करता है। हाथ से क्या होता है, एक हार्मोन रिलीज भी होता है, जिसे सेक्रेटिन बोलते हैं। सेक्रेटिन हार्मोन भी रिलीज होता है छोटी आंत से। ये इसका क्या कार्य है, पैनक्रियाज को ये पैनक्रेटिक जूस रिलीज करने के लिए क्या करता है, एक्टिव करता है। कौन सा हार्मोन, सेक्रेटिन हार्मोन। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट आता हमारा लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत। ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये सारा हमारा ये टोटल क्या है, बड़ी आंत का भाग है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, भोजन का पाचन तो होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो पचा हुआ भोजन होता है उससे जल का अवशोषण होता है। यानी यहाँ पर क्या होता है, केवल जल का अवशोषण किया जाता है, भोजन का पाचन नहीं होता। तो बड़ी आंत में क्या होगा, सॉरी यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पर जल का अवशोषण, जल का अवशोषण होता है। जो भोजन पच चुका होता है वो बड़ी आंत में पहुँचता है, उसमें क्या होता है, उससे बड़ी आंत में जल का अवशोषण किया जाता है। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। तो ये क्या, बड़ी आंत का जो चित्र है यहाँ पे देखिएगा, इसमें 3 पार्ट होते हैं मोस्टली। एक तो सीकम होता है, एक कोलन होता है और एक रेक्टम होता है। ये अपेंडिक्स होती है, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या है, अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है, मानव के शरीर का क्या है, एक अवशेषी अंग है, जो कभी पहले यूज में आ रहा था पूर्वजों में, लेकिन अब ये किसी यूज में नहीं आता है। सीकम, सीकम देखेगा, ये पहला पार्ट सीकम, यहाँ से एक जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इलियम, यानी कि जो सीकम के जस्ट सामने क्या होता है, इलियम वाला पार्ट, जो छोटी आंत का पार्ट होता है, वो यहाँ से बड़ी आंत से आकर के अटैच होता है। ये सारा का सारा पार्ट क्या है, ये कोलन होता है, देखा, ये असेंडिंग होता है, असेंडिंग कोलन, ये ट्रांसवर्स कोलन और ये डिसेंडिंग कोलन। ये 3 भाग होते हैं इसके कोलन के। तो यहाँ पे क्या होता है, सब में भोजन का अवशोषण किया जाता है। लास्ट पार्ट क्या आता है इसका, रेक्टम। रेक्टम में क्या, इसे वो मला से बोलते हैं, यहाँ का जो पचा हुआ भोजन है वो आकर के इकट्ठा होता है और एनस के द्वारा यानी गुदा द्वार के द्वारा इसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हमारी आहार नाल थी। अब आहार नाल में, ये आहार नाल हमारा कंप्लीट हो गया, यानी मुख से लेकर जो एनस तक का जो भाग था वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आपको 1-2 चीज़ वो दिख रही होंगी, एक तो लीवर, ये गोल ब्लैडर है यानी पित्ताशय, गोल ब्लैडर, और यहाँ पर पैनक्रियाज। तो ये क्या है, सहायक ग्रंथियाँ हैं पाचन तंत्र में, जो सहायता करती हैं भोजन पचाने में, लेकिन ये आहार नाल का पार्ट नहीं है, लेकिन भोजन को पचाने में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। इनके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। पहला है लीवर। यकृत, यकृत के बारे में आप एक बात जानते होंगे पहले से ही कि ये क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या कहलाती है, लीवर। लीवर बहुत सारे फंक्शंस करता है, बहुत इसके सबसे यानी कि कार्य बहुत अधिक हैं, तो इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे लीवर के कार्य। तो यहाँ पे जो मेन कार्य है कि भोजन में क्या किस तरीके से ये सहायता कर रहा है, तो वो क्या करता है, लीवर में बनता है आपका पित्तरस। लीवर में किसका निर्माण होता है, पित्तरस का निर्माण होता है। पित्तरस का निर्माण, पित्तरस का पीएच मान होता है, पीएच मान 7.7 से 7.9 या लगभग 8%, सॉरी लगभग 8 भी कह सकते हैं इसको। किसका, पीएच का मान, पीएच मान किसका, पित्तरस का। तो ये क्या करता है, भोजन को क्षारीय बनाता है, भोजन को
क्षारीय बनाता है। जब स्टमक के अंदर भोजन अम्लीय हुआ था तो यहाँ पर क्या है, ये आपको गोल ब्लैडर दिख रहा होगा, क्योंकि पित्ररस इकट्ठा होता है, इसका एकत्रण या संग्रहण, पित्ररस का संग्रहण वो गोल ब्लैडर या पित्ताशय में होता है। कहाँ पर होता है, पित्ताशय में होता है, पित्ताशय, इसको गोल ब्लैडर बोलते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, ये रिलीज करता है गृहिणी में क्या, पित्ररस को, जो भोजन को क्या बना देती है, क्षारीय बना देती है, यानी भोजन की अम्लता को ख़त्म कर देती है। अब यहाँ पे अम्लता की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे भोजन के पाचन के लिए क्षारीय माध्यम की आवश्यकता होती है, ना कि अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर लीवर का कार्य है, या लीवर और पित्ररस आपके यहाँ पर आ गए। अब आता हमारा पैनक्रियास। पैनक्रियास यानी अग्नाशय। अग्नाशय, ये देखिए पैनक्रियास क्या है, एक मिश्रित ग्रंथि है। नंबर 1 पे क्या है, ये मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि यानी तो इससे कुछ एंजाइम और हार्मोन दोनों रिलीज होते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं एंजाइम। एंजाइम जैसे ट्रिप्सिन, एमाइलोट्रिप्सिन, एमाइलोट्रिप्सिन। नंबर 3 पे क्या आता है, स्टेप्सिन। देखिए ट्रिप्सिन क्या कार्य करता है, ट्रिप्सिन जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है, प्रोटीन को या प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है, पेप्टाइड में बदलता है। एमाइलोट्रिप्सिन ये स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। स्टेप्सिन है, ये क्या करता है, वसा को वसीय अम्लों में और ग्लिसरॉल में तोड़ता है, ग्लिसरॉल में विघटित करता है। तो ये कहते हैं एंजाइम थे। और इससे कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं। हार्मोन अग्नाशय से स्रावित होने वाले हार्मोन, पहला है, एक आता है आपका इंसुलिन और एक है ग्लूकेगॉन। ये पैनक्रियास, ये अग्नाशय की क्या होता है, लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं से, और जो ग्लूकागॉन है वो लैंगरहैंस की अल्फा कोशिकाओं से स्रावित होता है। असल में जो पैनक्रियास है उसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं और डेल्टा कोशिकाएं। तो अल्फा कोशिकाएं कौन सा हार्मोन स्रावित करती हैं, ग्लूकागॉन, और बीटा कोशिका कौन सा हार्मोन स्रावित करती हैं, इंसुलिन हार्मोन। तो देखिएगा इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन, और फिर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज। यहाँ पे दोनों हार्मोन का क्या कार्य करते हैं, देखिए इंसुलिन हार्मोन क्या कार्य करता है, इंसुलिन हार्मोन हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ये क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। और ग्लाइकोजन क्या है, एक स्टोरेज फूड है मनुष्य का, ठीक है, यानी कि ये स्टोर कहाँ पे होता है, ग्लाइकोजन लीवर के अंदर। अब आपने कभी सुना होगा कि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ हो जाती है, तो डायबिटीज़ में क्या होता है, वहाँ पर जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो स्रावित या पूर्ण रूप से स्रावित नहीं होता, या उसकी कमी आ जाती है, तो जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाता है। तो इससे क्या होती है, रक्त में क्या होती है, शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, और इसी बीमारी को हम कहते हैं डायबिटीज़ या शुगर। अब क्या करता है, जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन है, कभी कभी ऐसा होता है कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज की ही मात्रा कम पड़ जाए, तो क्या होगा, जो ग्लाइकोजन इकट्ठा है लीवर के अंदर वो ग्लूकागॉन हार्मोन की मदद से, ग्लूकागॉन
हार्मोन की मदद से क्या बनेगा, वापस ग्लूकोज बनेगा और ग्लूकोज का क्या होगा, विघटन होगा और बॉडी को एनर्जी मिल जाएगी। तो ये क्या था हमारा पाचन तंत्र। यहाँ पर आज हमारा पाचन तंत्र खत्म होता है। अब मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सरोवर के साथ। थैंक यू।